हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं। उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपकी जो पांचों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन पांचों यूनिट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, पांचों यूनिट की वीडियो चैनल पर अपलोड मिलेंगी धीरे धीरे करके आपको, जिसके अंदर मैं आपको जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आपको चैनल पर ही सारी वीडियोस अपलोड मिलती रहेंगी। जिन वीडियोस नोट्स में से मैं ये आपको कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपका जो भी एग्जाम का सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर करवाया है। साथ में आपको उनके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के कवर करवाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 5 के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी मिलेगा वो आपको मैं यही चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कवर क्या क्या चीजें करनी है इस यूनिट के अंदर। तो पहला है मार्केट कंपटीशन, फीचर्स, इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। नेक्स्ट है मोनोपोली, फीचर्स, इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एब्सेंस ऑफ सप्लाई का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्री कंडीशन एंड डंपिंग। नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एक्सेस कैपेसिटी एंड इक्विलिब्रियम। और लास्ट ओलिगोपोली, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव, करनआउट मॉडल, किंग डिमांड कर्व, कार्टल्स, ओपीईसी एंड सीआईपीईसी। इतना कंसेप्ट हमें कवर करना है। बेसिकली ये क्या है, सारा टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। तो सबसे पहली मार्केट कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन इज अ थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर एक कैसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर काफी सारी स्मॉल फर्म्स होती हैं जो कि एक ही तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, एंड बोथ बायर एंड सेलर है परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। और बायर और सेलर दोनों के पास प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसके प्राइस से रिलेटेड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड। फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के? सबसे पहले आता है मैनी बायर एंड सेलर। तो देयर आर न्यूमरस बायर एंड सेलर इन द मार्केट, नन ऑफ whom कैन इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सबसे पहला फीचर होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल बायर या सेलर मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट फीचर होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो ऑल फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर इन आइज ऑफ कंज्यूमर। सारी फर्म जो होती हैं वो लगभग काफी आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती हैं, जो कि पूरे पूरे सब्स्टिट्यूट होते हैं कंज्यूमर के लिए एक दूसरे का। ठीक है। थर्ड फीचर होता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो बोथ बायर एंड सेलर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबल अल्टरनेटिव। बायर और सेलर दोनों के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहती है और क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट होती है फीचर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो फर्म कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट द मार्केट इन रिस्पॉन्स टू प्रॉफिट और लॉस विदाउट एनी बैरियर सच एज लीगल रिस्ट्रिक्शन, हाई स्टार्टअप कॉस्ट। इसके अंदर कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है इस बिजनेस में और यहाँ से एग्जिट भी ले सकती है बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट होता है नो मार्केट पावर। तो इंडिविजुअल फर्म और प्राइस टेकर, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बट कैन ओनली एडजस्ट देयर आउटपुट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। जो इंडिविजुअल फर्म्स है इसके अंदर, वो किसी भी तरीके से मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ अपने आउटपुट को कम ज्यादा कर सकती हैं, प्राइस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में आपका कर्व इस तरीके का होता है, कुछ प्राइस वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर। ये आपका D इज इक्वल टू ए आर इक्वल एम आर होता है। ये मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। तो इन शॉर्ट रन सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड लाइक कैपिटल, सो फर्म कैन ओनली एडजस्ट द आउटपुट बाय वेरिंग वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में क्या होता है, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड हो जाती है।
फर्म सिर्फ अपने आउटपुट को चेंज कर सकती है वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग। पहला आता है इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। कैसे? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू एंड इज लेस देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का सोचती है जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है और कम या फिर उसके इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। मैथमेटिकली हम इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू में पी, मतलब मार्केट प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट आता है शटडाउन कंडीशन। क्या होती है इस परफेक्ट कंपटीशन में? फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन इफ दे कैन कवर देयर वेरिएबल कॉस्ट। जब तक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तब तक फर्म ऑपरेट करती है। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है वैसे ही कंपनी क्या कर देती है? शटडाउन कर देती है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फॉर ईच फर्म इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो मार्जिनल कर्व होता है वही शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कर्व होता है। मार्केट सप्लाई इन शॉर्ट रन इज हॉरिजॉन्टल समेशन इंडिविजुअल्स फर्म सप्लाई कर्व। ठीक है। इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन, तो इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल अलाउइंग फर्म टू एडजस्ट देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री। लॉन्ग रन के अंदर आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो फर्म अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकती है और बिना किसी रुकावट के एंट्री और एग्जिट ले सकती है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉन्ग रन में कब होता है? तो फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट वेयर जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर भी होता है और एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर भी होता है। इन लॉन्ग रन फर्म एंट्री द इंडस्ट्री। लॉन्ग रन के अंदर फर्म एंट्री कब लेती है? जब हमारा प्राइस ज्यादा हो और एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो। और एग्जिट कब लेती है? जब प्राइस कम हो और एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा हो। ठीक है। एडजस्टमेंट का क्या प्रोसेस होता है? इफ फर्म आर मेकिंग प्रॉफिट, मतलब उसका जो प्राइस है वो ज्यादा है, एवरेज टोटल कॉस्ट कम है, न्यू फर्म एंटर द मार्केट इंक्रीजिंग मार्केट सप्लाई। तो नई फर्म मार्केट के अंदर आ जाती है जैसे मार्केट की सप्लाई बढ़ जाती है एंड रिड्यूसिंग प्राइस अंटिल प्रॉफिट आर ड्राइवन टू जीरो, जिससे सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाता है और प्रॉफिट जीरो पर आ जाता है। इफ फर्म आर इनकरिंग लॉसेज, अगर फर्म लॉस इनकर कर रही होती है, लॉस कब इनकर होता है? जब प्राइस कम हो, एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा हो, तो फर्म मार्केट से एग्जिट करना शुरू कर देती है। जैसे ही फर्म एग्जिट करना शुरू करती हैं वैसे ही क्या होता है आपका प्राइस सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है और वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक सारा प्रॉफिट जीरो पर ना आ जाए जो नेगेटिव में चला गया था। ठीक है। लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व कैसा होता है? तो इन लॉन्ग रन द मार्केट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। जो एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है, जो सप्लाई कर्व होता है, वो वहां पर परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब वहां पर जो आपका प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल एट मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच फर्म। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व को डिराइव कैसे करा जाता है? तो जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होते हैं, इंडिविजुअल फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो इंडिविजुअल फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है। मार्केट सप्लाई इन द शॉर्ट रन इज हॉरिजॉन्टल समेशन टू इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व एट ईच लेवल। और जो मार्केट सप्लाई होती है शॉर्ट रन में वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है सप्लाई कर्व के हर लेवल पर। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एट मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं उसका जो मिनिमम पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व वहीं पर। ये कब होता है? जब प्राइस बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के और एवरेज टोटल कॉस्ट के। इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी दैट फर्म आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट ईच लेवल। ये क्या शो करता है कि हर लेवल पर जो फर्म है वो कितना और विल कर रही है और एबल है क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के। वंस ऑल एडजस्टमेंट हैव ऑकर्ड, जब एक बार सारी एडजस्टमेंट हो जाती हैं उसके बाद फर्म कितनी एबल होती है कि वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी, वो कहलाता है आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। नेक्स्ट सेकंड तरीके की मार्केट आती है हमारी मोनोपोली मार्केट। तो अब मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट फॉर विच देयर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है
जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है जो कि या फिर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है और उसका एक ही प्रोड्यूसर होता है। इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल आपका नहीं होता है। इसका कर्व कुछ इस तरीके का होता है, वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आ जाती है, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और ये आपका डी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं मोनोपोली मार्केट के? सबसे पहला सिंगल सेलर। तो अब मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। द मोनोपोलिस्टिक फेज द एंटायर मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें क्या होता है, एक ही सेलर होता है या फिर जो आपका यूनिक प्रोडक्ट है उसका एक ही प्रोड्यूसर होता है और इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट वही है सेकंड फीचर। द मोनोपोलिस्टिक सेल्स अ प्रोडक्ट दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गिविंग द सिग्निफिकेंट मार्केट पावर टू सेट प्राइस। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, पावर होती है सेलर के पास कि वो अपने अकॉर्डिंग इसका प्राइस सेट कर सके। नेक्स्ट होता है बैरियर टू एंट्री। तो बैरियर ऑफ एंट्री आर सिग्निफिकेंट विच कैन बी नेचुरल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज और लीगल patent license. These barriers prevent new firm from entering the market and competing away monopoly profit. Barrier to entry भी होता है इसके अंदर, ये किस लिए होता है, जो ये बैरियर होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं नई फर्म को मार्केट के अंदर एंटर करने से, जिससे क्या हो, कंपटीशन ना बढ़ जाए और जो मोनोपोली का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम ना हो जाए। प्राइस मेकर होते हैं, तो द मोनोपोलिस्टिक इज अ प्राइस मेकर मीनिंग इट हैज द एबिलिटी टू सेट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड इट्स ओन प्रॉफिट। जो मोनोपोली के अंदर फर्म होती है उसके पास जो या जो सेलर होता है पूरा राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ भी प्राइस सेट कर सकता है प्रोडक्ट का। इट चूज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन। ये किस तरीके से चूज करा जाता है, प्राइस जो सेट करा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और जो आपका क्वांटिटी कॉम्बिनेशन है वो भी ऑप्टिमम बना रहे। नेक्स्ट है फीचर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो द मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमाइज प्रॉफिट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसमें प्रॉफिट कम मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अनलाइक इन परफेक्ट कंपटीशन वेयर प्राइस इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, मोनोपोली प्राइस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें क्या होता था, आपका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। इक्विलिब्रियम कैसे आता है शॉर्ट रन में? तो सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ मोनोपोली मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। दिस डिटरमाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। द मोनोपोलिस्टिक देन सेट द प्राइस एट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व दैट कॉरस्पॉन्ड टू द क्वांटिटी इट चूज टू प्रोड्यूस। और इसके अंदर प्राइस किस तरीके से सेट करते हैं कि वो पॉइंट कर्व के ऊपर जहां पर जितनी उन्होंने क्वांटिटी चूज करी है प्रोड्यूस करने के लिए, वहां पर जो प्राइस होता है वही प्राइस चूज करा जाता है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। अ मोनोपोली डज नॉट हैव अ शॉर्ट रन सप्लाई in the traditional sense because it does not adjust its quantity supplied based on change in market price। मोनोपोली के अंदर कोई भी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर ये मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इंस्टेड द मोनोपोलिस्टिक डिसाइड द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मोनोपोलिस्टिक जो होते हैं वो क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, कंसीडरिंग मार्केट डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन, मार्केट डिमांड और कॉस्ट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है शटडाउन कंडीशन। तो मोनोपोली डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट शटडाउन कंडीशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली के अंदर कोई भी एक स्ट्रिक्ट पॉइंट नहीं होता जहाँ पर शटडाउन होना जरूरी होता है। इट टिपिकली ऑपरेट अ लॉन्ग रन एज इट कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ये ज्यादातर लंबे समय तक चलती रहती है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है वो। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे का क्या मतलब है, तो परसिस्टेंट ऑफ मोनोपोली पावर। इन लॉन्ग रन अ मोनोपोली कैन मेंटेन इट्स पोजीशन ड्यू टू हाई बैरियर टू एंट्री। मोनोपोली के अंदर जो एक फर्म होती है वो अपनी पोजीशन को बनाकर रख सकती है क्योंकि इसके अंदर बैरियर टू एंट्री होता है। दिस बैरियर प्रिवेंट न्यू फर्म फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट एंड कॉम्पिटिटिंग अवे मोनोपोली प्रॉफिट। जो बैरियर होते हैं वो नई फर्म को मार्केट के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं, जिससे मोनोपोली प्रॉफिट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है नो सप्लाई कर्व। तो मोनोपोली डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व बिकॉज इट डज नॉट एडजस्ट इट
आउटपुट बेस्ड ऑन चेंज इन मार्केट प्राइस। एक जो मोनोपोली होती है उसके अंदर कोई भी सप्लाई कम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आउटपुट को मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते हैं। द क्वांटिटी प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट डिमांड कंडीशन, नॉट बाय प्राइस। इसके अंदर जो आपका सप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी करनी है ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कितना होगा और मार्केट की कंडीशन क्या है, ना कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो मोनोपोली कैन कंटिन्यू टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन ड्यू टू एबिलिटी टू सेट प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट। एक मोनोपोली के अंदर जो फर्म होती है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती रहती है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर वो एक ऐसा प्राइस सेट कर देते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर होता है, जिससे क्या होता है बैरियर टू एंट्री भी बना रहता है, कंपटीशन बढ़ता नहीं है और इकोनॉमिक प्रॉफिट अचीव होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। इन परफेक्ट कंपटीशन द सप्लाई कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट आर प्रोड्यूस आर बिलिंग एंड एबल टू सेल एट विच पॉसिबल प्राइस लेवल। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व क्या शो करता है कि वो क्वांटिटी का क्या लेवल होगा जहां पर जो एक फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है और सेल करना चाहती है एक प्राइस लेवल पर। जबकि मोनोपोली में क्या होता है, डिसीजन जो होते हैं वो डिमांड के ऊपर बेस्ड होते हैं। द मोनोपोलिस्टिक डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मार्केट प्राइस टू डिटरमाइन क्वांटिटी सप्लाइड। जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी सप्लाई को डिसाइड नहीं करते हैं। इंस्टेड इट चूज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी बेस्ड ऑन इट्स ओन डिमांड कर्व विच इज द मार्केट डिमांड कर्व। ये किस तरीके से क्वांटिटी प्रोडक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर्व की मदद से ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस सेटिंग। तो द मोनोपोलिस्टिक सेट द प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट टिपिकली अबव मार्जिनल कॉस्ट। जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं वो प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के अबव सेट करते हैं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे। द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिक्टेटेड बाय मार्केट डिमांड एंड मोनोपोलिस्टिक कॉस्ट स्ट्रक्चर। जो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग और जो मोनोपोलिस्टिक है उनका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस से चार्ज करना है, वो कहलाता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस स्ट्रेटेजी इज एम्प्लॉयड बाय फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस एंड एडजस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे। ये स्ट्रेटेजी फर्म क्यों एम्प्लॉय करती हैं, जिससे फर्म का प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। ऐसे कंज्यूमर से वो हायर प्राइस चार्ज करती हैं जिनके पास कंज्यूमर सरप्लस होता है और वो पे भी कर सकते हैं। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज के बारे में बताया गया है। पहला आता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इट ऑकर्स व्हेन अ फर्म चार्ज ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। इसके अंदर फर्म कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कौन सा कंज्यूमर कितना मैक्सिमम प्राइस दे सकता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करती हैं। द फर्म कैप्चर ऑल कंज्यूमर सरप्लस फॉर इटसेल्फ। जो भी कंज्यूमर का सरप्लस होता है वो अपने पास कैप्चर कर लेती है फर्म इसके अंदर। Require detailed information about each customer willingness to pay, which is typically impractical to obtain in most market। इसके लिए आपको किस चीज की, एक कंज्यूमर कितना विलिंगनेस है मतलब कितना पे कर सकता है उसकी पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्वॉल्विंग चार्जिंग डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी कंज्यूम्ड और परचेज्ड बाय कस्टमर। इसके अंदर प्राइस किस तरीके से चार्ज करा जाता है कि कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है और परचेज करी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड क्वांटिटी डिस्काउंट और बल्क प्राइसिंग। क्वांटिटी डिस्काउंट या बल्क प्राइसिंग जो होती है उस टाइम पर ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इनकरेज लार्ज परचेज फ्रॉम कस्टमर हु आर मोर प्राइस सेंसिटिव टू क्वांटिटी। ये उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है कस्टमर को कि वो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदें। नेक्स्ट आता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इट ऑकर्स व्हेन अ फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर प्राइस की जो प्राइस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेट करा जाता है।
कस्टमर सेगमेंट में भी बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज लोकेशन, एज, इनकम और अदर ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। और कस्टमर की सेगमेंट भी इसके अंदर अलग अलग होती है, लोकेशन अलग अलग होती है, अलग अलग एज के होते हैं, अलग अलग उनकी इनकम होती है और अलग अलग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। द गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय चार्जिंग हायर प्राइस टू सेगमेंट विद लोअर इलास्टिक एंड लोअर प्राइस टू सेगमेंट विद हायर प्राइस इलास्टिसिटी। इसके अंदर गोल क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है जिससे लोअर प्राइस इलास्टिसिटी अचीव की जा सके और लोअर प्राइस रखा जाता है जिससे हायर प्राइस इलास्टिसिटी बनी रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वो कौन कौन सी कंडीशन है जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। पहला है मार्केट पावर, द फर्म मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर अलाउइंग इट टू कंट्रोल प्राइस एंड सेगमेंट कस्टमर बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे। फर्म के पास थोड़ी सी मार्केट पावर होनी चाहिए जिससे क्या हो, वो प्राइस को कंट्रोल कर सके और कस्टमर को सेगमेंट कर सके उनकी विलिंगनेस टू पे के बेसिस पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइबल कस्टमर सेगमेंट, द फर्म मस्ट एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट विद वेरियस वेराइंग लेवल ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी और विलिंगनेस टू पे। फर्म को पता होना चाहिए कि उसकी जो कस्टमर सेगमेंट है उसे किस तरीके से डिवाइड करना है, किस कस्टमर से किस तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना है। नेक्स्ट है सेगमेंटेड मार्केट, द मार्केट सर्व्ड बाय firm must be segmented in such a way that prevent arbitrage resale between segment at different prices। मार्केट को के अंदर फर्म को इस तरीके से सेगमेंटेशन करनी है जिससे आर्बिट्रेज रिसेल जो है वो ना हो पाए। पता चला कोई एक कस्टमर सेगमेंट है वो कम में लेकर दूसरे कस्टमर सेगमेंट को हाई प्राइस में सेल कर रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग and managing price discrimination should not be outweigh the additional revenue generated from charging different price। क्या बोला है, इसके जो इम्प्लीमेंटिंग की और मैनेज करने की कॉस्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, वो इतनी रहनी चाहिए कि आपका जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रेवेन्यू जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो उससे कम रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कॉस्ट हो जाती है तो फिर आपका ये किसी काम का नहीं रहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा डंपिंग का। डंपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट प्राइस बिलो देयर प्रोडक्शन कॉस्ट और बिलो व्हाट दे सोल्ड फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। डंपिंग का क्या मतलब होता है, फॉरेन मार्केट के अंदर गुड्स को उस प्राइस पर सेल करना जिस प्राइस पर उसका प्रोडक्शन हुआ है उससे भी कम कॉस्ट पर सेल करना, या फिर उस प्राइस से भी कम प्राइस पर सेल करना जितना वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो रहा है उससे कम रेट पर सेल करना, वो कहलाता है डंपिंग। It can also refers to selling goods at lower price in foreign market than price charged in home market। होम मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो और फॉरेन मार्केट के अंदर आप सेम गुड्स के कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो इस चीज को कहा जाता है प्राइस डंपिंग। कंडीशन क्या क्या होती है प्राइस डंपिंग के, डंपिंग टिपिकली ऑकर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इज सब्जेक्ट टू रेगुलेशन अंडर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड डोमेस्टिक लॉ। जो डंपिंग होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर होती है और इसको डंपिंग को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट और डोमेस्टिक लॉ को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है इट में बी ड्राइवन बाय स्ट्रेटेजिक मोटिव सच एज गेनिंग मार्केट शेयर, ड्राइविंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ मार्केट और टेकिंग एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। जो डंपिंग करी जाती है वो किस लिए करी जाती है, मार्केट शेयर गेन करने के लिए, मार्केट के अंदर से कॉम्पिटिटर को बाहर करने के लिए और इकोनॉमिक ऑफ स्केल का एडवांटेज उठाने के लिए। एंटी डंपिंग मेजर्स क्या होते हैं, कंट्रीज ऑफन इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज और टैरिफ टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ डंपिंग एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। जो कंट्रीज होती हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज करती हैं जिससे क्या हो सके, डंपिंग को रोका जा सके और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करा जा सके कंपटीशन से। द मेजर एम टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रिवेंट मार्केट डिस्टोरेशन कॉज्ड बाय आर्टिफिशियली लो प्राइस। इसका एम क्या होता है एंटी डंपिंग मेजर्स का, कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस बनी रहे, मार्केट के अंदर जो आर्टिफिशियली प्राइसेस को कम कर दिया जाता है उससे किसी भी तरीके का मार्केट में डिस्टोरेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट आती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंबाइन एलिमेंट बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये कैसा एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स होते हैं। इट कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फर्म कॉम्पिटिटिंग अगेंस्ट ईच अदर विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट।
इसके अंदर आपकी लार्ज नंबर ऑफ फर्म अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही होती है। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। वाई एक्सिस पर आपका रेवेन्यू, कॉस्ट या फिर प्राइस आ जाता है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आ जाती है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये लार्ज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाता है। ठीक है, फीचर्स का क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, इसके अंदर आपकी जो मार्केट के अंदर कॉम्पीट कर रही होती है, काफी सारे सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ईच फर्म प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू कॉम्पिटिटर। फर्म ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो आइडेंटिकल आइडेंटिकल नहीं होता है बट सिमिलर होता है उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसके ऊपर बेस्ड करता है, थोड़ा सा क्वालिटी में चेंज होता है, डिजाइन में चेंज हो सकता है, ब्रांडिंग में, लोकेशन में, कस्टमर सर्विसेज में या किसी और फैक्टर में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जैसे कि मोनोपोली के अंदर बैरियर्स होते हैं बट मोनोपोलिस्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, हर फर्म अपने डिसीजन खुद ले सकती है। प्राइसिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके का उन्हें किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेना होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस फर्म ऑफन कॉम्पिटिट, इसके अंदर जो कंपटीशन होता है वो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पर होता है, ना कि प्राइसिंग के बेसिस पर। ठीक है, प्रोडक्ट हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिया, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी और प्रोसेस बाय व्हिच फर्म मेक देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाना, उसमें कोई नई फीचर, नई क्वालिटी, नई सर्विस प्रोवाइड करवाना, वो चीज कहलाती है आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिससे आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो जाए। It is a marketing strategy aimed at creating a unique identity and perceived value for product in the eyes of customer. कस्टमर की आइज में आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक वैल्यू क्रिएट करना, वो चीज कहलाती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या नेचर और पर्पस होता है। तो सबसे पहले क्रिएटिंग यूनिक एट्रीब्यूट, पहला मोटिव क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसे आपको यूनिक बनाना है, सबसे डिफरेंट बनाना है, जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए और आपका कस्टमर उसे आइडेंटिफाई कर सके। अब ये एट्रीब्यूट कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, क्वालिटी का, डिजाइन का, परफॉर्मेंस का, रिलायबिलिटी, स्टाइल, ब्रांड इमेज, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है परसीव्ड वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन करने का मोटिव क्या होता है कि आप कंज्यूमर को जस्टिफाई कर पाए कि जो वो प्रीमियम प्राइस पे कर रहा है उसके लिए उसे अच्छी वैल्यू दी जा रही है। ये किस मदद से, किस तरीके से दी जा सकती है, तो हायर क्वालिटी प्रोवाइड करवा के, बेटर परफॉर्मेंस वाला प्रोडक्ट, इनहांस यूजेबिलिटी वाला प्रोडक्ट और डिजायरेबल बेनिफिट वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा कर। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्या होता है, फर्म्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाती है, मार्केट शेयर बढ़ जाता है और वो हायर प्राइस भी चार्ज कर पाते हैं। तो ये था आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीके से मोटिव। स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं डिफरेंशिएशन की, क्वालिटी के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करना, जिससे क्या हो आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से के कंपैरिजन में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकें, जो कि ड्यूरेबल हो, रिलायबल हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो और ओवरऑल क्राफ्टमैनशिप हो। डिजाइन के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो सकता है, जिससे आप यूनिक और अट्रैक्टिव डिजाइन वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएं अपने कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है फीचर डिफरेंशिएशन। तो ऑफरिंग एडिशनल फीचर और फंक्शनैलिटीज दैट कंपटीशन डू नॉट प्रोवाइड, ऐसे फीचर्स और फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाएं आप जो आपका कॉम्पिटिटर प्रोवाइड ना करवाता हो। फिर आता है ब्रांड डिफरेंशिएशन। तो स्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड इमेज दैट रिजोनेट विद टारगेट कंज्यूमर। आपको ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है जिससे आपकी ब्रांड डिफरेंशिएट हो जाए आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। सर्विस के बेसिस पर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाएं, आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज, वारंटीज, कस्टमाइजेशन ऑप्शन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा सकते हैं कस्टमर को। प्राइस के बेसिस पर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं,
या तो कम या फिर प्रीमियम प्राइस, कुछ भी जो भी जिस तरीके के कस्टमर हो, प्राइस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस चार्ज करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कैपेसिटी एंड इक्विलिब्रियम। एक्सेस कैपेसिटी, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस कैपेसिटी। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो आपका एक्सेस कैपेसिटी के अंदर आता है। वेयर फर्म प्रोड्यूस एट क्वांटिटी बिलो देयर एफिशिएंट स्केल, जहां पर फर्म जो उनका एफिशिएंट स्केल है उससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं जिससे उनके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे। दिस ऑकर बिकॉज फर्म ऑपरेट विद डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो फर्म ऑपरेट हो रही होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के साथ ऑपरेट हो रही होती है, जिसका मतलब क्या होता है, दे कुड पोटेंशियली सेल मोर एट लोअर प्राइस बट दे चूज नॉट ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न और स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग डिसीजन। वो अगर चाहें तो कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकती है फर्म, बट वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से या फिर स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग डिसीजन की वजह से। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इन लॉन्ग रन फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है वो जीरो प्रॉफिट अर्न करती है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। न्यू फर्म कैन एंटर मार्केट ड्यू टू लो बैरियर टू एंट्री। इसके अंदर न्यू फर्म एंटर कर सकती है, इसके अंदर ज्यादा बैरियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अच्छा इकोनॉमिक प्रॉफिट अट्रैक्ट होता है। एज एग्जिस्टिंग फर्म में डिफरेंशिएट फर्दर और रिड्यूस प्राइस टू मेंटेन मार्केट शेयर, इवेंचुअली ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो। जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपने आप को और डिफरेंशिएट कर सकती हैं, प्राइस कम कर सकती हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो, जीरो हो जाएगा, लेकिन उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को अब हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओलिगोपोली से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट की आपकी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट बनेगा, जिसके अंदर पूरी वीडियो यूनिट कवर हो जाएगी। होप सो आप सभी के लिए वीडियो